गोपाल सर गुड इवनिंग। गोपाल सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। अभिलाषा जी गुड इवनिंग। जिज्ञासा जी गुड इवनिंग। नीता शाहनी जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। प्रिया जी, रश्मि जी, सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। वेरी वेरी गुड इवनिंग मैडम। और आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, बस अभी स्टार्ट करता हूँ, बाकी लोग भी आ जाएं। और गोपाल सर सुनाएं, आप ठीक हैं सर? कुछ थोड़ी बहुत 2-4 मिनट बातें कर लीजिए। जी सर, बढ़िया है सर। हम एकदम ठीक हैं? जी सर। मतलब लगातार लगे हुए हैं? दिखता है मुझे, यहाँ से भी आइडिया लगा रहता है कि सर मेहनत कर रहे हैं। हाँ सर। चलिए, अच्छी बात है। क्वेश्चन सर सही भेजते हैं सर, आप लेवल ठीक रहता है। नहीं नहीं, क्वेश्चन का लेवल आपको अप टू द मार्क मिलेगा। देखिए क्या होता है, कुछ चीजें ऐसे ही बांटी जाती हैं, कुछ चीजें कुछ ही लोगों को दी जाती है। समझ रहे मेरी बात? नहीं, जी मैं सर। चाहता हूं कि जी सर। आप लोगों में से कुछ लोग जो है, देखिए ये तो डेफिनेट है कि भाई दुनिया में अगर 100 लोग पढ़ते हैं तो 100 का 100 सिलेक्शन नहीं हो सकता, ये मैं जानता हूँ और आप भी जानते हैं कि सीटें 39 है और मैं कहूँ कि मैं 100 करा दूंगा तो यार ये कभी कभी ऐसे ना रिजल्ट आ जाते हैं, बोले अपना एडवर्टाइजमेंट निकालने के लिए लोग दे देते हैं सीटें 1500, ठीक, सिलेक्शन 15,000 करा दिए उन्होंने, तो पॉसिबल नहीं है। तो लेकिन हाँ, ये उम्मीद करता हूँ कि अपने भाई बहन इसमें से क्वालिफाई करवाऊंगा, निकलवाऊंगा, कोशिश करूंगा पूरी की लेवल वहां तक ले जाऊंगा। अभी देखना, अभी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलिए, आपका लेवल वहां तक पहुंचाऊंगा जहां तक वाकई में एग्जामिनेशन निकल के दिखाएगा कि नहीं हम तैयार हैं भरने के लिए। कोशिश पूरी मेरी चलो सर, भरपूर। हम आपके सर पीछे पीछे लगे रहेंगे सर। नहीं नहीं, हमारे पीछे पीछे नहीं, हमसे आगे चलिए आप। हम आपको बस नहीं, अब हम आपको पुश करते रहेंगे। अभी तो सर आपके फंक्शनों पे चल रहा है। नहीं नहीं, हमारे पद चिन्हों पे नहीं, आप आगे चलिए। मैं तो क्या कहता हूँ कि भाई आप आगे चलेंगे, मैं आपको धीरे से पीछे से पुश करता रहूंगा। और जैसे किसी ने, मैं जब छोटा था एक छोटा सा आपको कहानी सुनाता हूँ, छोटी सी 2 सेकंड की कहानी कि भैया छोटा था, किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि सबसे तेज कौन दौड़ता है, तो मैंने तुरंत जवाब दिया कि इंसान दौड़ता है। बोले तुम्हें जीके बिल्कुल नहीं आती। मैंने कहा अगर तुम्हारे आगे पीछे शेर पड़ जाए कौन आगे होगा, तुम या शेर? वो बेचारा 15 मिनट हंसता रहा। यार बात तो सही है कि 10 ही मिनट हम आगे दौड़ पाएंगे, 2 ही मिनट दौड़ेंगे, लेकिन आगे दौड़ेंगे जरूर थोड़ी देर, ये डेफिनेट है। तो क्या होता है, हम आपको अपने आगे रखेंगे, आप बेफिक्र रहें। चलिए, सभी लोग आ गए हैं। सर और जी, सर एक बात पूछनी थी सर। अरे छोटी सी नहीं, बड़ी बात पूछिए जी। छोटी सी है, ज्यादा बड़ी नहीं। सर जैसे ये सीट जो निर्धारित करते हैं माध्यमिक वाले, इसमें सर कोई पॉलिटिक्स प्रेशर से भी सीट क्या रिजर्व रहती है क्या नहीं सर, ऐसा नहीं इनके है। यहाँ पे? मैं अंदर तक घुसा हुआ, ऐसा नहीं है। वो उसका रीजन मैं अच्छा। आपको बता देता हूँ। जैसे आपने ये सुना होगा, ये मैं भी जान रहा हूँ, ये आपने ये सुना होगा हाँ सर, कि ऐसे एक मैं बात हो आपको रही थी, बता तो ऐसे एक सज्जन कह रहे थे। नहीं नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ क्या होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए सर, इसमें सीटें रोकी नहीं जाती, सीटें जाती ही नहीं है वहां, सीटें वहां जाती ही नहीं है। जैसे मेरे कॉलेज की सीट वहां पहुंची नहीं, ठीक, अगर वहां नहीं पहुंची है तो फिर इसका मतलब ये बताइए, अगर वो सीट रोक लेंगे तो ये तो खैर आप में भी आजकल ऑनलाइन है, ऑनलाइन डाटा उनके पास जितना होगा उतने ही सिलेक्शन सर होंगे, उससे ज्यादा वो नहीं कर सकते हैं। उससे ज्यादा करेंगे खट से आजकल इंसान कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब दिखाई दे रहा है, चले जाएंगे वो खट से। एक जमाना था, जो आप बोल रहे हैं ना सर सेंटेंस, उसका एक जमाना था, जी। जमाना था, लेकिन अब नहीं है सर जमाना, क्योंकि अब आपको शो करना पड़ेगा कि मैंने 39 सीट निकाली हैं तो 39 ही सिलेक्शन करूंगा, 40वां नहीं हो सकता, ये डेफिनेट हाँ वो तो है ना? समझ रहे मेरी बात? नहीं तो यहाँ जी से, सर। इसलिए आप बेफिक्र जी रहिए। तो सर। ये सब बात कभी हुआ करती थी, किसी पुराने इंसान ने आपको बता दिया होगा, जब उस समय सब कुछ ऑनलाइन सिस्टम नहीं था।
मैं मानता हूँ इस बात हाँ सर, ऐसे ऐसी बातें छिड़ गई थी तो मैंने कहा डिस्कस करेंगे। को। नहीं नहीं सर, ये बात ऐसे चलिए सर, हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाते हैं जल्दी से। आज सर मैंने एक ठीक है सर। पीडीएफ कलेक्ट की है, और ये एक अच्छी किताब का मैटर मैंने कलेक्ट किया है, और यहाँ पर कोशिश ये की कि आपको आज कंफर्मेशन आइसोमेरिज्म में जो क्वेश्चंस हैं उनकी चीजों को अंडरलाइन करूं कि आखिरकार ये क्वेश्चंस जो है कंफर्मेशन आइसोमेरिज्म समझाता भी चलूं। सुन रहे हैं ना सभी लोग मेरी बात को? आज मैं लिखूंगा नहीं, अदरवाइज अभी तक तो मैं लिखता रहा, लेकिन आज नहीं, बताने वाला हूं कि ये कहां से क्वेश्चंस बन जाते हैं, इंडिकेट करने के मूड में हूं, इसीलिए मैं यहां पर अभी लिखने के मूड में नहीं। देखिए, कंफर्मेशन आइसोमेरिज्म में सबसे पहला मैं आपको ये बता देना चाह रहा हूं कि कंफर्मेशन आइसोमेरिज्म जब एल्केन की हम लोग पढ़ते हैं तो एल्केन्स में हम लोग अभी ओपन चेन की बात कर रहे हैं, और ओपन चेन में जो ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, ये जो बीच में आपको सिग्मा बॉन्ड यहां पर दिखाई दे रहा है, जहां मैंने रेड डॉट रख रखा है, आप नजर बनाए रखिएगा, तो इसके थ्रू ये रोटेशन होता है, इसके थ्रू एक रोटेशन होता है, और इस रोटेशन को फ्री रोटेशन बोलते हैं अबाउट द एक्सिस। आप ऐसे दोनों हाथों में ब्लैक बॉल पकड़ लीजिए और रोटेट करा के देखिए, ये रोटेट हो सकती हैं। तो ये साइंटिस्ट ये कहते हैं, ये थ्योरी ये कहती है कि इसके मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटीज हैं वो हो सकती हैं, नंबर ऑफ द रोटेशन, मैंने इसका रोटेशन करके नंबर ऑफ द जो अरेंजमेंट है वो पॉसिबल हो सकते हैं, ये चीज बताई। लेकिन एक वर्ड और सुन लीजिएगा, वो वर्ड ये कहता है कि ये रोटेशन कहीं ना कहीं एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन क्लाउड से रिपेल भी होता रहता है। ये वर्ड आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। मींस मैं आपको अगर ये सिंपल सा कहूं कि इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में है वो अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, जितने भी हाइड्रोजन है कार्बन कार्बन के बीच में जब आमने सामने आएंगे तो 100% श्योर है कि भाई हाइड्रोजन थोड़ा छोटा है, जब छोटा है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड उतना बड़ा नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी छोटा होगा, सिंपल सी बात है। और इलेक्ट्रॉन क्लाउड जब छोटा होगा तो रिपल्सन जो होगा वो मिनिमम होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़ा हो गया, क्लाउड बड़ा हो गया मींस मिथाइल ग्रुप लग गया, तो इसका मतलब है फिर रिपल्सन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आर यू एग्री? आप लोग मेरी इस बात से एग्री हैं? बोलिएगा सर, हाँ बोलिए, तो मुझे व्हाइट का भी कंफर्मेशन होता रहेगा। जी सर। हाँ जी सर। जी सर। अब देखिएगा क्या है कि अगर आपसे कंफर्मेशन की सर बात करूं तो कंफर्मेशन में सिंपल सा जो ये वाली लाइन है, सच अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स, जो रोटेशन मैंने बोला था, which can be converted into the another by the rotation around the single bond are called conformations। यानी कि हम ये कंफर्म कर दें कि कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए हम इसको कंफर्मेशन आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं। और ये रोटेशन फ्री होता है अबाउट द एक्सिस, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ये मैंने कुछ क्वेश्चन नोट किए हुए हैं, उन्हीं को मैं अंडरलाइन करूंगा, इसलिए मैं इस पीडीएफ को लेकर के आया हूं आपके सामने। और यहाँ पर आपको ये भी बताना चाह रहा हूं कि इस फिगर में आपने देखा होगा कि मैक्सिमम डिस्टेंस ग्रेटर स्टेबिलिटी, जब डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाएगी तो मतलब यहाँ क्या मीनिंग क्या निकल रहा है, मैं यहाँ ये आपको लाइन नहीं पढ़ के सुनाता सर, रिपल्शन कम होगा देन स्टेबिलिटी ग्रेटर होगी। ठीक है, और यहाँ पर देखिए शॉर्टर डिस्टेंस लोअर द स्टेबिलिटी बता रहा है। बोलिएगा मैडम, बोलिएगा, आप बोलिएगा। जब शॉर्टर डिस्टेंस होगा, हाई रिपल्सन होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मोर द रिपल्सन लोअर द स्टेबिलिटी। ठीक है, बिल्कुल, मोर रिपल्सन लेस स्टेबिलिटी, लेस स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर सर लिखा हुआ है ना सेंटेंस, लेकिन अपने दिमाग में सर इस एक चीज को जरूर रखिएगा कि जो डायग्राम इस तरीके से बनाया गया कि आपको लग रहा होगा कि ये दोनों पास पास बने हुए हैं, तो ये दोनों पास पास सिर्फ समझाने के लिए आपको बनाया गया, बाकी ये आपको अच्छे से पता है कि भैया हाइड्रोजन एटम इतना छोटा है कि वो इतना पास तो ऐसे करके दिखाई नहीं देगा, डिस्टेंस में फर्क आएगा, वो चीज रिप्रेजेंट मैक्सिमम डिस्टेंस दिखाने की कोशिश की गई है, और यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिखाने की कोशिश की गई है। यहाँ लोअर स्टेबिलिटी, यहाँ पर ग्रेटर स्टेबिलिटी वाला वर्ड आपको लिख दिया। राजेश सर ठीक है सर, आप हाजिर हो चुके हैं सर? हाँ ठीक है सर। हाँ, अब सर इसके स्ट्रक्चर में हमने दो स्ट्रक्चर्स देखे, एक स्टैगर्ड देखा और एक इक्लिप्स देखा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन जो और बनता है, एक तो क्वेश्चन सर मैंने एक अंडरलाइन ये किया है, अभी मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पूरी नोट्स में बहुत 2-3 खास बात पे अंडरलाइन करूंगा और वो आपको दिखाऊंगा कि पीजीटी के पेपर में डिट्टो लाइन छपी हुई है, इसीलिए मैं इस पीडीएफ को उठा करके लाया हूँ, है ना। मैंने कोशिश नहीं की खुद लिखने की इस पीडीएफ को, इसीलिए मैंने कहीं से ढूंढा और मैंने कहा आप तक पहुंचा दूं
ये इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी, हर लाइन अपने में क्वेश्चन बन रही थी। यहाँ पर अगर ये पूछा जाए कि स्टैगर्ड फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी कि इक्लिप्स होगी, तो अब शायद मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है और आप मेरी बात को समझ चुके होंगे कि कौन सी फॉर्म। हाँ, मतलब वो सिंपल सी बात है, यहाँ मुझे जवाब देने की जरूरत सर नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि डायग्राम खुद अपने में रिप्रेजेंट कर रहा है और वैसे भी आप रीजन के साथ में कंफर्म है कि यही ज्यादा स्टैगर्ड फॉर्म इज मोर स्टेबल, ये पूछा जा सकता है। तो ये चीज आपने यहाँ से नोटिस कर ली, डायग्राम के थ्रू नोटिस कर ली। और ऐसे स्ट्रक्चर्स को द इनफाइनाइट नंबर ऑफ द पॉसिबल इंटरमीडिएट कन्फर्मेशंस आर रिफर्ड एज, ये भी क्वेश्चन है। जो क्वेश्चंस हैं, मैंने चाहे वो केबीएस एग्जाम से उठाए हैं चाहे नवोदय से उठाए, उन क्वेश्चंस को अंडरलाइन कर रहा हूँ। ऊपर 2 लाइनें मैंने केवल अंडरलाइन की हैं, एक ये फ्री रोटेशन वाला भी आया हुआ क्वेश्चन, अगर आपने कभी भी ध्यान दिया हो, पेपर सैंपल पेपर आप पढ़ते हो या केबीएस का पेपर, नवोदय का पेपर, यूपी पीजीटी का पेपर या उत्तराखंड का पेपर, इतने पेपर्स और जो अब पेपर लगातार आने वाले, इनके हिसाब से मैंने एक आइडिया ले कहाँ क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी हो सकती है, उसको मैं अंडरलाइन करता चल रहा हूँ और यही पीडीएफ मैं आपको दोबारा स्कैन करके दूंगा, बिल्कुल क्लियर करके। The infinite number of the possible intermediate conformations are referred as the skew conformations। तो अगर अब आपसे पूछा जाए कि what are या skew conformations are, नीचे ऑप्शन लगा दिया जाए, staggered conformations are, नीचे ऑप्शन लगा दिया जाए। एक मिनट बोलिएगा सर। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए इक्लिप्स कन्फर्मेशन, नीचे लगा दिया जाए, या डायग्राम बना के दे दिया जाए और पूछा जाए कि कौन सा स्टैगर्ड है, कौन सा इक्लिप्स है, कौन सा स्टेबल है, कौन सा लेस स्टेबल है, कौन सा मोर स्टेबल है, कौन से में क्राउडिंग है, यानी कि कहां पर क्राउडिंग दिख रही हाइड्रोजन एटम्स की, कहां पर नहीं दिख रही क्राउडिंग, ऐसा भी क्वेश्चन सर बनाया जा सकता है इस वाली लाइन से। अब बोलिए राजेश सर क्या कहना चाहते हैं। राजेश सर कुछ कहना चाह रहे थे सर। ना सर, ये बता रहे थे स्टैगर्ड और इक्लिप्स के बीच में जितने भी फॉर्म्स बने हैं इनफाइनाइट, दीज आर स्क्यू कन्फर्मेशन होता है। बस वही चीज, मतलब मैं वही चीज इंडिकेट कर रहा हूँ। जी ठीक है सर। अब देखिएगा सर, इसमें क्या करना है कि अगर आपने बोल दिया कि भाई स्टैगर्ड फॉर्म जो है वो स्टेबल है, तो भाई यही तो बोलेंगे, जो फॉर्म स्टेबल है वही तो डोमिनेंट रहती है, वही तो डोमिनेंट सर रहेगी। तो अगर क्वेश्चन की ट्विस्टिंग में दिया जाए तो क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि विच फॉर्म इज डोमिनेंट, स्टेबल नहीं वर्ड यूज किया, स्टेबल वर्ड नहीं यूज किया, तो विच फॉर्म इज डोमिनेंट यूज कर दिया, तो क्या ये पॉसिबिलिटी भी तो सर क्वेश्चन की बनेगी कि स्टैगर्ड फॉर्म कंफर्मेशन इज डोमिनेंट कंफर्मेशन ऑफ द इथेन मॉलिक्यूल, ऐसे करके भी सर ये क्वेश्चन आ सकता है। इसीलिए मैंने इन चीजों को बहुत फोकस करने की कोशिश की है सर। सही बात है, ऐसा क्वेश्चन पॉसिबल है, मुझे लगता है कि आप लोग खुद अपने में एक्सपर्ट लोग हैं, तो ये चीज मैंने तो सर, ये चीज तो अब आपको इथेन मॉलिक्यूल सिंपल सा था पता है। अब हम क्या काम कर लेते हैं कि नेक्स्ट पेज पे पहुंचते हैं और नेक्स्ट पेज आपको ये बताएगा कि अगर जी इथेन के अगर हम लोग मैडम माइक ऑफ करिएगा। मैडम प्लीज माइक ऑफ करिएगा, किसी का सर या मैडम का किसी का माइक ऑन था, प्लीज देखिएगा। अब हमने इथेन के जो स्ट्रक्चर से कंसीडर किए, इन स्ट्रक्चर्स को अगर आप देखते हैं तो इन स्ट्रक्चर्स में सर खास बात ये होती है, एक क्वेश्चन जो मुझे मिला था ढूंढने पर, वो क्वेश्चन सर ये था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टॉर्सनल स्ट्रेन। टॉर्सनल स्ट्रेन ये क्वेश्चन भी मैंने ढूंढा था, कहां पर कम होगा ये चीज भी थी, इसीलिए मैंने इस पार्ट को भी उठाया। द इक्लिप्स कन्फर्मेशन जो आपको दिखाई देता है वो लोएस्ट स्टेबिलिटी की तरफ है, अभी आपने मुझे बता दिया स्टैगर्ड मैक्सिमम स्टेबिलिटी की तरफ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रिपल्सन लग रहा है बिटवीन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जो वर्ड मैंने यूज किया था, इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे को रिपल करते हैं, और आपने भी यही बात बोली थी, उन्हीं कन्फर्मेशंस को हम लोग, उन्हीं जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है, फोर्स ऑफ रिपल्सन है, उसी को हम लोग टॉर्सनल स्ट्रेन के नाम से भी जानते हैं। और इसी टॉर्सनल स्ट्रेन पे ये पूछा जाता है कि कहां ज्यादा होगा और कहां कम होगा। तो द स्टैगर्ड कन्फर्मेशन इज मोस्ट स्टेबल ड्यू टू द लीस्ट टॉर्सनल स्ट्रेन। तो सर ये लीस्ट टॉर्सनल स्ट्रेन राजेश सर क्या इंडिकेट करता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीस्ट टॉर्सनल स्ट्रेन? सर जहां पर मैक्सिमम रिपल्सन होता है ना सर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स का, उसको टॉर्सनल स्ट्रेन बोलते हैं। इक्लिप्स में टॉर्सनल स्ट्रेन ज्यादा होता है, स्टैगर्ड में कम होता है, बस
जहाँ पे स्ट्रेन कम होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, एक्लिप्स में ज्यादा होता है स्ट्रेन तो कम स्टेबल होता है। अब आपसे सर ये पूछ दिया जाए, जैसे कि मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, आंसर आपको पता है कि आउट ऑफ स्टैगर्ड फॉर्म ऑफ द इथेन मॉलिक्यूल एंड इक्लिप्स फॉर्म ऑफ द इथेन मॉलिक्यूल, है ना, दोनों स्टैगर्ड इक्लिप्स दी, विच वन हैज द लीस्ट टॉर्सनल स्ट्रेन। क्वेश्चन बना दिया मैंने, लीस्ट टॉर्सनल स्ट्रेन, तो आंसर तो आप दे देंगे, ये मुझे पता है क्योंकि अभी आपने पूरी बात बोल दी। हाँ, आंसर आप दे देंगे, मुझे पता है। तो ये चीज है कि सर ऐसे क्वेश्चन, अब यहाँ पर एनर्जी का वेरिएशन, मुझे लगता है कि एनर्जी की वैल्यूज पे क्वेश्चन आने की संभावना कम रहती, क्योंकि ये आपको पता होगी, रटी वैल्यू होगी तब तो आप बताएंगे, अन्यथा ये वैल्यू कैलकुलेटेड आप करके सोचे तो पॉसिबिलिटी हम यहाँ पर नहीं मान सकते हैं। उसका कारण है ये पूरा एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट के बाद प्रैक्टिकल कंसेप्ट लिया गया है, इसलिए ये चीज जो वैल्यू 12.5 किलोजूल पर मोल है वो हाई वैल्यू है। अब आपको इतना जरूर मैं बता दूंगा कि दो वैल्यू अगर आ जाए, दो वैल्यूज अगर आपके सामने रख दी जाए और जिसकी वैल्यू हाई होगी, हाई एनर्जी होगी, तो वो क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा। जिसकी वैल्यू एनर्जी लेवल कम हो जाएगा वो आपका पता है मोर स्टेबल हो जाएगा। ये तो आप निकाल लेंगे। तो यहाँ पर एक स्टेबल फॉर्म दी है और एक लीस्ट स्टेबल, आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ये एक लिस्ट है और ये स्टैगर्ड है, और ये भी आपको स्टैगर्ड दी है। तो स्टैगर्ड फॉर्म वाली जो होती है उसकी एनर्जी लीस्ट होती है, और जो इक्लिप्स फॉर्म होती है इसकी एनर्जी हाई होती है, मींस वो एनर्जी बैरियर के पास में रहेगा, एनर्जी बैरियर के पास होता है, उसके बाद फिर वो स्टेबिलिटी में कन्वर्ट होता है बाय द रोटेशन। आप अगर हम इनको रोटेट करेंगे, जैसे इस हाइड्रोजन को हम रोटेशन करने की कोशिश करें, इसको हम रोटेट करेंगे, और जब रोटेट करेंगे तभी ये कंडीशन पॉसिबल है, उससे पहले ये कंडीशन सर पॉसिबल नहीं है। तो वही चीज यहाँ पर दिखाई है, इसमें जो आपके ऊपर मैंने लिख रखा है इसमें भी वही चीज आपको दिखाई देगी। अब ये रोटेशन किसकी वजह से है, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की वजह से है। ये रीजन भी आपसे पूछा जा सकता है, और जो सिंपल सी बात है वो आप आसानी से बता देंगे। तो ये चीज भी मैं यहाँ पर बोलना इसलिए चाह रहा था कि आप। अब दूसरी बात ये सर यहाँ नोट करिएगा कि अगर हम लोग ये डायग्राम बन के आ जाए, मान लीजिए डायग्राम दिया, सिंपल सा, ये कुछ नहीं लिखा यहाँ पर, ये वर्डिंग मैं मिटा देता हूँ, सपोज कर लेता हूँ कि ये वर्डिंग नहीं होती, ये वर्डिंग नहीं होती यहाँ पर, ये वर्डिंग नहीं होती, ये वर्डिंग नहीं होती, यहाँ स्ट्रक्चर नंबर 1 लिखा होता, स्ट्रक्चर नंबर 1 लिखा होता, यहाँ स्ट्रक्चर नंबर 2 लिखा होता, एक कंपटीशन में मैंने देखा था इसलिए मैं बोल रहा हूँ, यहाँ स्ट्रक्चर नंबर 3 लिखा होता। और सर अब आपसे पूछ दिया जाता, नीता मैडम आप मेरी बात को सुन पा रही हैं, नीता जी आप मेरी बात को सुन पा रही हैं? नहीं, शायद आवाज आ रही है। गोपाल सर आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? हेलो, आ रही सर आवाज? जी हाँ सर, सुन पा रही हूँ मैं। अब मैं आपसे इतनी बात कहना चाह रहा हूँ कि अगर स्ट्रक्चर 1 2 3 लिख करके आता और ये कुछ नहीं लिखा होता, केवल एनर्जी का लेवल लिखा होता, तो आप बता देते इजीली कि विच वन इज मोर स्टेबल, विच वन इज स्ट्रक्चर इज। ऑप्शन दिया होता आपको, नीचे ऑप्शन में लगा देता हूँ कि स्ट्रक्चर स्टेबल में लगा देता, स्टेबल लिख देता, आगे मैं लिख देता 1 एंड 3rd लिख देता, अनस्टेबल में आपका, या लेस स्टेबल में ऐसे करके 4 ऑप्शन में बना देता, है ना, कुछ गलत बताता, कुछ सही बनाता। तो ऑप्शन तो आप इजीली डायग्राम देख के पहचान लेते कि भाई स्ट्रक्चर नंबर 1 और 3rd जो है, 3rd स्ट्रक्चर और 1st स्ट्रक्चर जो है स्टेबिलिटी पे जा रहा है, और 2nd स्ट्रक्चर जो है लीस्ट स्टेबिलिटी पे जा रहा है, ये मोर स्टेबिलिटी पे जा रहा है। तो ये चीज आपको कंसेप्ट जब क्लियर हो रहा होगा तो शायद इजीली आप इसको कर पाएंगे, अदरवाइज डायग्राम देखने से आप नहीं बता पाएंगे, आपको लगेगा हाई एनर्जी लेवल पे है, कम एनर्जी लेवल पे। अब आप चूंकि आप लोग इससे कनेक्टेड है तो इजीली आप, मुझे समझ में आ रहा है कि आप आसानी से बता देंगे। क्यों राजेश सर, सही बोल रहा हूं मैं? गोपाल सर, बलप्रीत मैडम, बाकी जो लोग हैं, मतलब ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, जी सर, मैंने पर ऑब्जर्व किया था इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इसमें रखा है कि भाई आपको बता दूं कि ऐसा भी देखा गया है। अब सर एक बात मैं और बताऊं आपको कि अगर हम लोग न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला में देखते हैं, ये सब फार्मूले जो पीछे आपने पढ़ रखे हैं, ये तो नाम तो आप जान ही रहे होंगे कि ये न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला बोले जाते हैं। और न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला में अगर डाइहेड्रल एंगल आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइहेड्रल एंगल, तो आप कुछ बताएंगे सर कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइहेड्रल एंगल, ये क्या होता है डाइहेड्रल एंगल? जो एंगल बनता है दो बॉन्ड के बीच में सर, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में 60 डिग्री। एंगल जो होता है वो दैट इज डाइहेड्रल एंगल, जिसकी सर मिनिमम रेंज 60 डिग्री का रहता है।
ठीक है, 60 डिग्री एंगल हम रोटेट या रोटेशन जब करेंगे तो 60 डिग्री से ही रोटेशन करते हैं और वही हमें दिखाई देता है। तो सर यहाँ पर जो लिख रखा है डाइहेड्रल एंगल, ये एंगल इन दोनों के बीच दिखा रहा है। देखिए आप 60 डिग्री जो आपने बोला है वैल्यू, वो 60 डिग्री आपको यहाँ दिखाई दे रही है और इन दोनों के बीच बोला है। लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पर एक चीज जरूर बोलूंगा, मैं क्यों बोलूंगा बता रहा हूं। ये हाइड्रोजन जो है ये पहले कार्बन का है, कार्बन नंबर 1 का जो फ्रंट कार्बन है, और ये बैक वाला हाइड्रोजन जो है वो बैक कार्बन का है, जो पीछे वाला हाइड्रोजन है। तो ये एंगल कैसे निकाला, कौन सा एंगल आप इंडिकेट करना चाहते हैं? ये अगर कंफर्म हो जाएगा तो मुझे सर बैक वाले एंगल को सर 60 डिग्री रोटेट करेंगे सर। बैक वाले एंगल को आपने 60 डिग्री रोटेट किया है ना, बैक वाला एंगल पीछे चला गया, यानी कि ये फॉर्म रही होगी, ये फॉर्म रही होगी, इक्लिप्स फॉर्म आपने रोटेशन Yes, करके स्टैगर्ड में कन्वर्ट कर दिया होगा। यही सर आप कहना चाह रहे हैं? यस सर। बलप्रीत मैडम आप कुछ बोलेंगी? प्रिया मैडम आप कुछ बोलिए, बोलिए कुछ ना कुछ तो बोलिए। सर इसमें मुझे ऐसा लगता है सर फ्रंट वाले कार्बन जो है उससे सर रोटेशन होगा। देखिए मैडम ये फ्रंट और बैक में आप परेशान ना होइए, हम तो उल्टा रख देते मॉलिक्यूल, इथेन का मॉलिक्यूल तो चाहे उल्टा रख दो या सीधा रख दो। अगर मैं आपको ये कहूं, यहाँ पर ये मैं आपसे ये बात कहूं कि ये मेरे पास में स्ट्रक्चर है इस तरीके से, मान लेता हूं कि मैं ये स्ट्रक्चर है मेरे पास में, पहले मैं बना लूं, ये स्ट्रक्चर मेरे पास में है ऐसे करके, ये है। अब मैं चाहे इसे इधर रखूं या उसे इधर रखूं, गोपाल सर सुनना मेरी बात को ध्यान से, मैं चाहे इसको आगे रखूं या इसको पीछे रखूं, यहां से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहां सिर्फ ये फ्रंट और बैक ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो ये एंगल 60 डिग्री का बन रहा है, जो ये एंगल 60 डिग्री का बन रहा है, वो एंगल 60 डिग्री का आपस में नहीं है, ये एंगल फ्रंट वाले हाइड्रोजन और बैक वाले हाइड्रोजन के बीच बन रहा है, वो एंगल सर इंडिकेशन दे रहा है। बस इतनी बात मैं कहना चाह रहा हूं। वो चाहे वर्डिंग आप पहले तो क्यों कहना पा रहे हो वो एक अलग चीज है, लेकिन ये चीज यहाँ रोटेशन जैसे सर नीचे वाले डायग्राम में, जैसे नीचे वाले डायग्राम में है सर एक्लिप्स फॉर्म में। हाँ जी सर ये चीज है। अब इसके पीछे वाले को पकड़िए, पीछे वाले को पकड़िए और रोटेट करा दीजिए, पीछे वाले को पकड़िए, देखिए पीछे वाले को पकड़िए, रोटेट करा दीजिए, आपको यही स्ट्रक्चर सामने आ जाएगा जो स्टैगर्ड फॉर्म में था आपका। तो वो चीज यहाँ पर, तो यहाँ सर ये चीज देखना पड़ेगी आपको कि जैसे क्वेश्चन नंबर 1 मैंने पीछे क्वेश्चन इंडिकेट किए, डाइहेड्रल एंगल पे मैंने नोट किया कि ये क्वेश्चन भी पूछे गए। सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन आपको पता है कि भाई ये सॉहर्स है, वो न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला है, ये खूब अच्छे से आपको पता है। इथेन मॉलिक्यूल में दिक्कत भी नहीं आती है कि इथेन मॉलिक्यूल सिंपल मॉलिक्यूल होता है। अब ये जितना कार्बन बढ़ेगा उतना ये कॉम्प्लिकेटेड होगा, बस वो चीज अब आपको पता रहनी चाहिए। अब हम पहुंच जाते हैं कन्फर्मेशन ऑफ द प्रोपेन। अगर आप पुराने पेपर उठाइए तो साइक्लो वाले पूछे ज्यादा गए, साइक्लो तक भी हम लोग पहुंचेंगे, लेकिन सर आज फटाफट जितने भी ओपन चेन वाले वो डिस्कशन कर लेते हैं। कन्फर्मेशन ऑफ द प्रोपेन में देखिए ये पूरा एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये यहाँ पर जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दिस इज द मिथाइल ग्रुप मींस CH3, जहां पर ये ब्लैक कार्बन है और ये सब हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये बॉल एंड सॉकेट मॉडल आपको ये बता रहा है कि ये स्टैगर्ड फॉर्म है, स्टैगर्ड फॉर्म है, और ये मैंने न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला में इसे कन्वर्ट किया है। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला में आपको दिखाई दे रहा होगा बैक साइड का ये वाली चीज यहाँ पर रिप्रेजेंट की जा रही है, और ये वाले दोनों हाइड्रोजन जो हैं, ये वाले दोनों हाइड्रोजन आपको ये दिखाई दे जाएंगे, ये वाले, बाकी ये वाले जो हाइड्रोजन बैक वाले, सॉरी ऊपर मैंने लाइन फेर दी, ये वाला हाइड्रोजन ये है और ये वाला हाइड्रोजन आपको ये वाला दिखेगा, बाकी आपको 3 फ्रंट पे ऊपर वाले ये दिख जाएंगे। तो इस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। तो इसको हम लोग स्टैगर्ड फॉर्म बोले, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी दिक्कत है इस वाले स्ट्रक्चर में सर, दिक्कत है यहाँ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और ये मिथाइल ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो इन हाइड्रोजन को रिपेल करने के लिए सफिशिएंट होगा, मींस अच्छा खासा रिपल्सन ये लगाएगा। ठीक है ना सर, इतनी बात तो क्लियर है। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर टॉर्सनल स्ट्रेन एज कंपेयर टू इथेन मॉलिक्यूल ज्यादा आएगा इक्लिप्स फॉर्म में या कम आएगा? बोलिए। ज्यादा है। ज्यादा आना चाहिए सर। सर ज्यादा ही तो आना चाहिए भाई, मैं इस इक्लिप्स फॉर्म की बात कर रहा हूं।
स्टैगर्ड में आओगे तब भी वहां पर भाई स्टैगर्ड फॉर्म में इसमें तो लिस्ट होगा ही होगा, लिस्ट होगा ही होगा, लेकिन अगर कंपेयर करेंगे तो फिर उसके कंपैरेटिविटी में यहाँ पर भी ये ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू इथेन मॉलिक्यूल। तो ये बात बिल्कुल सही है कि इसकी मोस्ट स्टेबल फॉर्म तो यही रहेगी, क्योंकि यहाँ पर इस केस में लीस्ट टॉर्सनल स्ट्रेन आएगा इस मॉलिक्यूल में, क्योंकि ये स्टैगर्ड फॉर्म है और स्टैगर्ड फॉर्म में डिस्टेंस आपको ऑलरेडी बढ़ी हुई दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना सर, बात मेरी समझ रहे हैं ना आप? चलते रहे ना सर कुछ, हाँ चलते रहे, अगर आप दिक्कत हो तो पूछा करिए सर जी। अगर सर जैसे प्रोपेन और इथेन में सर स्टेबिलिटी की बात करें स्टैगर्ड फॉर्म के लिए, तो ज्यादा किसकी मानेंगे सर, इथेन की सर? तो इथेन की मानेंगे सर, कैसे मान लेंगे? क्योंकि ये तो रिपेल करेगा ना सर। रिपेल करेगा, ठीक। और जब साइक्लो में पहुंचते तो उल्टा होना शुरू हो जाता है, वहां एंगल आना शुरू हो जाता है, वहां एंगल का फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। पहुंचेंगे भी हम वहां पर। ठीक है सर, सही है, आपने सही पूछा, जो पूछना चाहिए था सही पूछा। सबसे ज्यादा सर रिपल जो है ब्यूटेन में होगा ना सर? ब्यूटेन में होगा सबसे ज्यादा रिपल सर, ब्यूटेन में। ठीक है ना सर। और एनर्जी डिफरेंस की अगर बात करें तो एनर्जी डिफरेंस में भी आपको दिखाई देगा। एक चीज और भी बता दे रहा हूं कि इथेन मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का रोटेशन जो है उतना प्रॉब्लम नहीं पैदा करेगा। ये बात भी नोटिस कर लीजिए, जब आपने पूछा है तो ये भी बात मुझे बताना मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि इथेन के मॉलिक्यूल में रोटेशन उतना ज्यादा परेशान नहीं करेगा जितना ज्यादा प्रोपेन के मॉलिक्यूल में परेशान करेगा। ये बात भी आपको अपने दिमाग में सर रखनी पड़ेगी। ठीक है ना गोपाल सर, रोटेशन वहां इजी हो जाएगा, यहाँ रोटेशन उतना इजी नहीं हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। ओके सर। अब हाँ सर, कंफर्मेशन ऑफ ब्यूटेन में चले आते हैं सर। तो कंफर्मेशन ऑफ ब्यूटेन की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो कंफर्मेशन ऑफ ब्यूटेन में अब आप आ जाइए। एक फॉर्म तो ये बना रखी है सर, एक फॉर्म आपकी ये बना रखी है, देखिए ठीक। ये फॉर्म जो है आपकी जब बनाई गई तो इसको इन्होंने एंटी बोला है और यहाँ पर इन्होंने फुल्ली इक्लिप्स्ड बोला है, और ये आपका नॉर्मल स्ट्रक्चर जैसा होता है वो हमने बना दिया। यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप आ रहे हैं, यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप आ रहे हैं और कार्बन टोटल 4 आएंगे। तो इसका मतलब है कि प्रोपेन में 1 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो या फिर इथेन मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो, उसी से ये स्ट्रक्चर बना होगा। और इसके अंदर जो रोटेशन होगा सर, इंपॉर्टेंट बात है, इसके अंदर जो रोटेशन होगा वो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो मतलब घुमाने का जो तरीका होगा वो लगभग और लगभग इथेन मॉलिक्यूल से थोड़ा बहुत मिलता जुलता होगा। यानी कि ये वाला रोटेशन, ऐसा मैंने क्यों बोला, ऐसा मैंने सर क्यों बोला? गोपाल सर एक बार सर दोबारा बताना। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर हम लोग सेंटर के कार्बन, ये जो दोनों कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको रोटेट करवाऊं, ठीक है ना, तो इसके रोटेशन की सिचुएशन है वो इथेन के मॉलिक्यूल से कहीं ना कहीं मिल रही है, मैच कर रही है। ये वर्ड मैं क्यों बोल रहा हूं सर? फॉर्म तो वही बनेगी सर, जो ऐसा ना सर, अरेंजमेंट तो वही है ना सर। यहाँ का मिथाइल ग्रुप हो जाएगा। अगर सर केवल सर 2 हाइड्रोजन को एक सर गोपाल सर पहले आप बोलिए, फिर वर्मा जी को बोलने दीजिए। जी बोलिए सर। जो 2 कार्बन है सर वो तो दोनों सेंटर वाले है ही है सर, केवल सब्स्टिट्यूशन हाइड्रोजन एटम का किया है मिथाइल से, इसलिए अरेंजमेंट वही होना चाहिए ना सर। नहीं सही बोल रहे हैं। अब वर्मा जी आप बोलिए सर। इसलिए करवाते हैं क्योंकि अचीव्ड स्टेबिलिटी सर, मतलब स्टैगर्ड फॉर्म इथेन की जो है मोर स्टेबल होगी देन इक्लिप्स फॉर्म। ठीक है, मतलब वही कंडीशन है कि जो रोटेशन है वो हम अगर देखें तो हाँ, अगर हम लोग ये एक वर्ड और जोड़ें कि ब्यूटेन के मॉलिक्यूल का जो रोटेशन है इक्लिप्स स्टैगर्ड फॉर्म से इक्लिप्स में और इक्लिप्स फॉर्म से स्टैगर्ड में, इसकी जो कंडीशंस है वो पार्शियल भी हो सकती हैं, कंप्लीट भी हो सकती हैं, और यानी ऐसे भी बोले कि फुल्ली फॉर्म भी आ सकती, फुल्ली इक्लिप्स फॉर्म भी आ सकती है। ये चीज भी आप यहाँ पर कह सकते हैं। सर प्लीज माइक ऑफ कर लीजिएगा, जब आप पूछे तो बिल्कुल माइक ऑन करें, कोई दिक्कत नहीं सर। नीता जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जिज्ञासा मैडम मेरी आवाज पहुंच रही है? आप लोग, जिज्ञासा जी आप बोल नहीं रही कुछ, और बाकी
नीता जी मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है शायद। देखिए अब हम लोग एक एक स्टेप चल रहे हैं, गोपाल सर, राजेश सर, प्रभाकर सर, सभी लोग मेरी बात को सुन रहे होंगे। एक एक स्टेप आप लोगों ने पढ़े हैं, क्योंकि एक एक स्टेप चलेंगे, सभी छोटे भाई बहन उनका भी ख्याल रखना है। अगर मैं इसे कार्बन नंबर कौन सा लिया मैंने सर, कार्बन दिख तो मुझे फोर्थ रहा, लेकिन थर्ड है कहां सर? वर्मा जी थर्ड कहां पर है? ये मैंने 1 लिया सर, ये 2 लिया, अरे सर, इसके बैक में होगा, इसके बैक में होगा। बैक साइड, बैक यस सर, साइड, यस सर। बैक साइड। ठीक, बैक वाला मैंने जो सर रोटेट कराया 60 डिग्री पे, तो जैसे ही रोटेशन मैंने इसको 60 डिग्री पे दिया, ये आपकी इक्लिप्स फॉर्म दिखाई देगी, मींस ये CH3H के बैक साइड में रहेगा। वो कंडीशन सर आपको यहाँ पर दिखाई दी। स्ट्रक्चर नंबर 1 को हमने एंटी फॉर्म बोला, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल आपको सामने दिखाई दे रहा है। स्ट्रक्चर में कुछ बहुत खास मुझे नहीं बताना है। और इक्लिप्स फॉर्म में जब हम लोग चलेंगे तो इक्लिप्स फॉर्म में आपको दिखाई देगा कि एक दूसरे की ओवरलैपिंग, सामने से फ्रंट से देखेंगे तो हाइड्रोजन के ठीक बैक साइड में मिथाइल ग्रुप आ जाएगा। और एक बार जैसे हम 60 डिग्री और रोटेशन इसे देंगे, जैसे एक बार 60 डिग्री और रोटेशन देंगे उसी कार्बन को जिसमें रोटेट किया था, तो हमारे पास गॉची फॉर्म पहुंच जाएगी। अब यहां पर आपसे जरूर मैं पूछूंगा कि गॉची फॉर्म और एंटी फॉर्म में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गॉची फॉर्म एंड एंटी फॉर्म? ये क्वेश्चन आया था नवोदय में। सर एनर्जी का डिफरेंस होता है, एनर्जी का डिफरेंस होता है सर। यहाँ बिल्कुल सर सही बोल रहे हैं। गाची एक में मैक्सिमम रिपल्सन होगा सर। एक रीजन और है जो बोल रहे हैं, जी बोलिए सर। पार्शियल स्टैगर्ड, कंप्लीट स्टैगर्ड। मैं सर ये बताऊं सर? बोलिए बोलिए सर, बोलिए बोलिए। हेलो सर, हाँ, जैसे बोलिए कि सर। ब्यूटेन का जो कंफर्मेशन पढ़ते हैं ना सर, जी 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 सर। हेलो, तो मैंने तो हाँ, सिर्फ बोलिए। यही पार्शियल समझा स्टैगर्ड है बच्चों सर को ये। कि इसमें तीन स्टैगर्ड होते हैं, 3 इक्लिप्स होते हैं, और ठीक। 3 इक्लिप्स में एक फुल्ली इक्लिप्स होता है और 3 स्टैगर्ड में एक एंटी होता है सर। ठीक है सर। तो जो एंटी वाला होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है ज्यादा आपका, स्टेबल जो होता है, फुल्ली ठीक पढ़ा इक्लिप्स आपने। होगा, वो लीस्ट स्टेबल होगा। और बचे हुए मतलब 2 स्टैगर्ड हैं, 2 इक्लिप्स है, 2 ज्यादा स्टेबल होंगे 2 इक्लिप्स से। नहीं सर, मेरा 3 स्टैगर्ड होते हैं सर, 3 स्टैगर्ड है, 3 इक्लिप्स है। कुछ नहीं राजेश सर, आप शायद मेरे क्वेश्चन को पिकअप नहीं कर पाए। मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना आपकी था बात सर, है। नहीं, मेरा क्वेश्चन इतना था कि इस फॉर्म को गॉची फॉर्म बोलते हैं, तो गॉची फॉर्म और एंटी फॉर्म में आपने बोला सर एंटी फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी, मेरी समझ में आ गई बात, कोई कंफ्यूजन नहीं मुझे, अपने आप पे और आपकी बात पे कोई कंफ्यूजन नहीं रहा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि इसमें जैसे गॉची फॉर्म और एंटी फॉर्म दोनों एक जैसी दिखाई दे रही है, तो ये डिफरेंशिएट स्टेबिलिटी से कर दिया, स्टेबिलिटी से कर दिया। सर हाँ, मेथिल ग्रुप का इसमें सर CH3 अपोजिट सर एंटी फॉर्म में दोनों CH3 ग्रुप 180 डिग्री पर है और गॉची फॉर्म में 60 डिग्री पर है। जी जी जी, ठीक ठीक ठीक, बस बस सर एंटी फॉर्म में बल्कि ग्रुप है तो वो डिस्टेंस ज्यादा है, इसलिए एनर्जी कम होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। यही तो सुनना चाह रहा था, बाकी कुछ नहीं। बाकी तो आपको देखिए, आप लोग सब ऐसा नहीं है, मुझे ये था कि ये जान लूं कि स्टेबिलिटी तो आपको पता कि भैया एंटी फॉर्म, अब अगर सपोज कर लेते सर राजेश सर, अगर अरेंजमेंट आ जाता, अगर ये 6 का अरेंजमेंट पेपर में आ जाता कि इन्हें अरेंज कर दीजिए विद द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, तो सर उस समय हम कंडीशंस अपनी क्या अप्लाई करते? जैसे अगर स्ट्रक्चर नंबर यहाँ पर सबसे पहले एंटी रखता सर, ठीक है सर, एंटी के बाद गॉची रखता है, गॉची के बाद इक्लिप्स, इक्लिप्स के बाद फुल्ली इक्लिप्स। 1 मिनट जाइए सर, सबसे पहले मैं 1 को रख देता हूँ, बोलते चले जाइए, मैं रखता चला जा रहा हूँ। उसके बाद ठीक है, थर्ड और फिफ्थ इक्वल होते हैं। हाँ ठीक, बराबर होते हैं दोनों। हाँ ठीक है सर, थर्ड और फिफ्थ में यहीं पर दोनों बराबर होते हैं। हाँ ठीक है सर, इक्वल का साइन लगा दे रहा हूँ, नियरली इक्वल करे दे रहा हूँ, तो यहाँ पर फिफ्थ लिखे दे रहा हूँ। ठीक है सर, नियरली रख दीजिए। इसके बाद बताइए जी, इसके बाद सेकंड और सिक्स्थ, सेकंड और इक्वल होते हैं, इक्वल, ये ऐसे ले आता है। हाँ ठीक है, लास्ट में फोर्थ आएगा, लास्ट में फोर्थ आ जाता है। तो ये मैं सर आपको क्यों इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि भाई हमने याद तो की है, ये चीज याद तो की है, लेकिन ये क्वेश्चन फॉर्मेशन हो सकता है, ये क्वेश्चन फॉर्मेशन सर हो सकता है, इसलिए मैं इस चीज को इंडिकेट कर रहा हूं। मैं देखिए, मैं पेपर की गहराइयों तक पहुंचने की लगातार कोशिश कर रहा हूं। आपने नोटिस किया होगा कि कहां से क्वेश्चन बनने की उम्मीद हो रही है, वो क्वेश्चन भी मैं पकड़ने की कोशिश लगातार कर रहा हूं, इसीलिए मैं ये इतनी गहराई से आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ। जी
सर जैसे स्टैगर्ड फॉर्म को ये जो थर्ड और फिफ्थ हैं इनको गॉसी फॉर्म कहते हैं, ऐसे ही जो फर्स्ट सेकंड और सिक्स हैं इनको सर स्क्यू भी तो बोलते हैं सर। हाँ, स्क्यू फॉर्म भी बोलते हैं, लेकिन स्क्यू फॉर्म जब हम बोलेंगे तो जैसे पेपर में लिख के आया न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर आ गया तो आप इसे ऐसे बोल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब स्क्यू फॉर्म बोलिएगा तो स्क्यू फॉर्म में वर्डिंग रिप्रेजेंट करेंगे कि दे आर सिमिलर टू ईच अदर, ये वर्डिंग को रिप्रेजेंट करेंगे, तो वहां पर आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं जो आपने बोला हुआ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक कह रहे हैं आप, रिप्रेजेंट इस पीडीएफ में दिखाई नहीं दे रहा था सर स्क्यू। नहीं, स्क्यू मैंने दिखाया था, लेकिन दूसरे का दिखाया था, वो देखिएगा। स्क्यू फॉर्म में तो इनफिनाइट स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे ना। हाँ, मतलब स्ट्रक्चर इनफिनाइट हो जाएंगे, मतलब इसके बीच का रोटेशन कितना पॉसिबल है, इसके बीच का कितना रोटेशन पॉसिबल है, वो मैंने अभी आपको बताया था। देखिए कहीं पर मैंने शायद अभी इससे पहले वाले में सर से पूछा भी था, राजेश सर से, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्यू फॉर्म। स्क्यू का मीनिंग क्या था, सर ने जवाब भी दिया था, अभी इससे पहले था सर, मुझे अच्छे से याद है, रिप्रेजेंटेशन था स्क्यू फॉर्म का। यस सर, स्टैगर और इक्लिप्स के बीच वाले जितने फॉर्म है वो सारे स्क्यू में आते हैं, सारे स्क्यू में। नंबर ऑफ स्क्यू कन्फर्मेशन इज इनफिनाइट। जी, ठीक है, सही, बिल्कुल सही आप कह रही हैं। तो यहाँ पर स्क्यू फॉर्म मैंने अभी सर से, मुझे ध्यान नहीं, मुझे अभी इन्हीं पीडीएफ में मैंने डिस्कशन कर रहा था, तो राजेश सर ने जवाब दिया था, पूछा भी था। गोपाल सर याद रखिएगा, ठीक है ना, मतलब जितनी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो सकती है वो चीज है कि कितने रोटेशन पॉसिबल हो सकते हैं, वो मैं बताना चाहूंगा कि स्क्यू फॉर्म में कंसीडर किए जाते हैं। ये क्वेश्चन अभी डिस्कशन हुआ था, शायद आपने उस समय थोड़ा सा ध्यान न दिया हो, लेकिन अभी हुआ था। अब सर यहाँ पर एक चीज ये आ गई, देखिए राजेश सर, ये जो आप बात कह रहे थे उसको एनर्जी लेवल से रिप्रेजेंट किया गया है, एनर्जी लेवल से रिप्रेजेंट किया गया है कि ये जो हमारी फॉर्म फर्स्ट है, नीचे एंटी लिखी हुई है, नीचे फर्स्ट फॉर्म एंटी लिखी हुई है सर, और उसी के बाद हमने दोबारा फर्स्ट फॉर्म को देखिए, सामने देखिएगा सर, दोबारा भी फर्स्ट फॉर्म को दिया हुआ है। जब 360 एंगल हम पूरा रोटेट कर देंगे तो फिर एक क्वेश्चन सुनिएगा सर, यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि अगर हम एंटी फॉर्म को कितना एंगल रोटेशन कर दें कि वापस हमें वही फॉर्म मिल जाए, तो फिर एंगल भी आपसे पूछा जा सकता था। ये बात भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। मैडम और सर जो भी लोग इस बैच में हैं वो इस बात को सुने कि एंगल वेरिएशन भी आपसे पूछा जा सकता है कि कितना रोटेशन मैक्सिमम पॉसिबल है कि हमारी जो फॉर्म स्टेबल थी वो वापस मिल जाए, ये वर्डिंग बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो आपको सर पता रहना चाहिए कि एंगल हमारा 360। किसी का माइक सर ऑन है सर, किसी का प्लीज माइक ऑन है आपका, ठीक है। तो ये चीज भी ध्यान रखते रहिएगा, जब बोलूं तो आप माइक ऑन करिए, मुझे कोई तकलीफ कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जो फुल्ली इक्लिप्स फॉर्म है, इसकी एनर्जी सर ने, जैसा कि अभी पिछली पीडीएफ में सर ने बिल्कुल एग्जैक्ट कर दिया कि जो सिक्स जो फॉर्म थी, फुल्ली इक्लिप्स फॉर्म थी, वो लेस स्टेबल थी, ये वाली फुल फॉर्म, ये फॉर्म थी, फोर्थ पोजीशन को यहाँ लाए। ये इस बात से भी प्रूफ हो जाता है कि यहाँ पर हम इसके एनर्जी लेवल को मैक्सिमम पर देख पा रहे हैं, और जब एनर्जी मैक्सिमम हो जाए तो समझ लीजिए स्टेबिलिटी लीस्ट हो जाएगी, ये तय है। वो चीज हमें पिछले भी दिखाई दे रही थी और अब भी दिखाई दे रही थी। सर ने ये बताया था कि सेकंड फॉर्म और सिक्स्थ फॉर्म दोनों, इनको भी हम देख लेते हैं। सेकंड फॉर्म देखिए और सिक्स्थ फॉर्म, इनकी एनर्जी नियरली इक्वल मानी जाती है, और नियरली का वर्ड मैंने यूज किया, एग्जैक्ट नहीं किया है, क्योंकि एनर्जी के डेस्क पे चलेंगे तो कुछ वेरिएशन, अदरवाइज आप सेम भी लिख सकते हैं। वो चीज यहाँ पर भी प्रूफ हो रही है, उसमें भी कोई दिक्कत आपको नहीं दिखी, बिल्कुल एग्जैक्ट सामने आपके बिल्कुल फिगर दिखाई दे रही है, और दोनों फॉर्म स्टेबल हैं। वो स्टेबल फॉर्म की कंडीशन भी आपको दिखाई दे रही है। देखिए इन दोनों की एनर्जी की अगर हम बात करें तो वो भी हमें दिखाई दे रही है कि पीछे सर ने दिखाया है कि देखिए ये चीज। तो ये बड़ा अच्छी बात होती है कि एक दूसरे से जो रिप्रेजेंटेशन है वो प्रूफ कर दे कि जो आप बोल रहे हैं वो वाकई में प्रैक्टिकली, ग्राफिकली वो बात प्रूफ हो पा रही, नहीं हो पा रही, तो मान लीजिएगा कि आपका आंसर एकदम 100% सही जा रहा है, उसमें कोई इफ और बट नहीं लग रहा है क्वेश्चन पर कहीं भी। तो अगर लीस्ट स्टेबल पूछा गया तो लीस्ट लिस्ट बता देंगे, मोस्ट स्टेबल पूछा गया तो एंटी बता देंगे, बाकी फिर आपके सामने है कि दोनों की सिचुएशन इन बिटवीन हो जाएगी, वो भी आपको पता है। ये चीज आपको सर ध्यान रखनी पड़ेगी। यहाँ पर राजेश सर, गोपाल सर, बरप्रीत मैडम, बाकी भाई बहन सभी का नाम इसलिए नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि ऐसा नहीं कि आप लोग सोचे सर मेरा नाम नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि इतने नाम लेना पॉसिबल नहीं, जो नाम जुबान पर रट गए हैं तो बोल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब इनको फैक्टर्स कौन कौन से,
कंफर्मेशन की स्टेबिलिटी को, ये फैक्टर्स को कौन कौन से, कंफर्मेशन की स्टेबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते, इट इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। और जो पीजीटी का जो पेपर है, पीजीटी का जो पेपर है, इसमें से क्वेश्चन 101% आने के चांस बनते हैं। यहां से मींस कौन कौन से फैक्टर है इस पे। दूसरी बात, टॉर्सनल स्ट्रेन पे, एंगल स्ट्रेन पे, एंगल स्ट्रेन जो वर्ड में अभी आपको बताऊंगा, एंगल स्ट्रेन पर भी क्वेश्चन आने की उम्मीद बनेगी। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन किसमें ज्यादा होगा, किसमें कम होगा, इस पे भी क्वेश्चन बनेगा। और क्वेश्चन एंगल स्ट्रेन पे आया हुआ भी, मतलब बनेगा तो बाद में, लेकिन पहले बता दूं एंगल स्ट्रेन पे क्वेश्चन सर आया हुआ भी है। इसलिए मैंने इन चीजों को बिल्कुल सेलेक्ट करके रखा है कि नहीं, मैं आपको वो चीज बता दूं कि पेपर तकलीफ आपको ना दे, पेपर देखने के बाद आपके मन में ये भ्रम ना रह जाए कि नहीं साहब हमने कुछ छोड़ दिया था, वो चीज आपके साथ नहीं रहनी चाहिए एंड तक। तो सर स्टेरिक स्ट्रेन होता है और एक होता है स्टेरिक हिंड्रेंस। मेरे थोड़े पढ़ाने का थोड़ा अलग तरीका है, बोलने का थोड़ा अलग तरीका है। मैं बहुत सारी चीजों को आपने नोटिस किया होगा अब तक मेरे लेक्चर में कि एक दूसरे से रिलेट करने की कोशिश ज्यादा करता हूं, जिससे कि पुरानी चीजें भी आपके टच में बनी रहे। ये स्टेरिक स्ट्रेन और स्टेरिक हिंड्रेंस का एक जैसे वर्ड है या एक ही वर्ड है, उनको अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया गया है? बोले सर, सर मेरी वॉइस आ रही है ना? जी सर। बलप्रीत मैडम रुक जाइएगा, आज थोड़ा एक दो लोग और हैं लाइन पे, उनसे भी थोड़ी बात कर लूं। रश्मि जी बताएंगे आप? रश्मि जी बताएंगे आप? यस सर, दोनों सेम, दोनों डिफरेंट वर्ड है सर। स्ट्रेन दोनों डिफरेंट वर्ड है। वर्ड तो दोनों डिफरेंट दिख रहे हैं, रीजन क्या, दोनों मीनिंग एक ही निकल के आ रहा है, सेम आ रहा है? सर डिफरेंट मीनिंग आ रहा है सर। जैसे बताइए, मैं आप बताइए स्टेरिक हिंड्रेंस और स्टेरिक स्ट्रेन में आप डिफाइन करिए दोनों को जरा एक बार, बता पाएंगे मैडम कुछ? ऐसा स्ट्रेन मींस पोलर। सर मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ सर। चलिए कोई नहीं, मतलब ये नहीं, मतलब कहने का आपको कुछ अंदर से फीलिंग आ रही है कि नहीं मुझे पता है। जी सर, पर पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं करो क्योंकि और थोड़ी सी। चलिए ठीक। नीता जी आप बताएंगे? नीता जी बताइएगा, थोड़ा डिस्कशन कर रहा हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि टॉपिक अच्छा है। बोलिएगा नीता जी। बोले नीता जी, बोलिए। हेलो जी हाँ सर। टू सर ड्यू टू बल्कि मिथाइल ग्रुप की मेरा क्वेश्चन समझ लीजिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेरिक हिंड्रेंस और स्टेरिक स्ट्रेन? बोलिए सर। स्टेरिक स्ट्रेन और स्टेरिक हिंड्रेंस दोनों अलग अलग वर्ड हैं सर, दीज आर डिफरेंट वर्ड्स। हाँ ठीक है, अब आप इनको जरा एक करके मुझे सर आप चलिए गोपाल सर आप बताइए। जी हाँ सर, स्टेरिक स्ट्रेन जैसे सर आप इसमें सर टू जी सर बताएं सर। हाँ बताइए, नीता जी रुक जाइएगा जी, गोपाल सर बताइए। सर स्टेरिक हाइड्रेंस जो होता है उसमें जैसे बल्कि ग्रुप लगते हैं तो वहां सर इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है सेंट्रल एटम का वो मतलब फील्ड से आउट हो जाता है, रिपेल कर जाता है। जी सर। और स्टेरिक स्ट्रेन में सर जो है इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर जैसे हम स्टेरिक स्ट्रेन यहाँ पे जैसे हम मतलब सर मिथाइल लगा रहे हैं हम, है ना, तो मिथाइल बल्क में आ रहा है। तो बल्क में आने से जो रोटेशन है हाइड्रोजन एटम का सिंगल बॉन्डेड का, उसका सर जो स्टेबिलिटी है उसकी कम हो जाती है क्योंकि वो रिपेल कर रहा है। वी स्ट्रेन है सर। चलिए बलप्रीत मैडम आप बोलिए कुछ। सर ठीक है, समझ लिया मैंने। बलप्रीत मैडम बोलिए कुछ जल्दी से। नहीं लाइन पे है। राजेश सर अब आप बोल दीजिए फिर मैं बोलता हूँ।
राजेश मेरे सर हिसाब बोल। से एक ही चीज है फिलहाल सर, बोथ आर द सेम थिंग सर। देखिए सर, सभी लोग मेरी बात को सुन ले ध्यान से, ये दोनों बातें एक ही हैं। सुनिए ध्यान से, वर्ड जरूर अलग, हाँ दोनों बातें सर एक ही हैं। स्ट्रेन का मतलब सिर्फ यहाँ ये लगा दी, हिंड्रेंस का मतलब था कि दोनों ग्रुप आपस में रिपेल कर रहे थे, और यहाँ स्ट्रेन वर्ड इसलिए यूज कर दिया गया है कि जब ये रिपेल करेंगे तो इस बॉन्ड पर खिंचाव पड़ेगा, इस बॉन्ड पर फोर्स पड़ेगा इस रिपल्सन की वजह से, इसलिए यहाँ पर स्टेरिक स्ट्रेन, क्योंकि हम इसी बॉन्ड को पढ़ना चाहते हैं। ये सिर्फ ध्यान दीजिए मेरी बात, रुक जाइए आप भी बता दीजिएगा सर, मैं पहले बोल दूं कुछ। मैं यहाँ पर ये चीज इंडिकेट करना चाहूंगा कि ये दोनों मीनिंग एक ही थे, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड आपको ऐड करना पड़ेगा, एक वर्ड जो है वो ऐड ये करना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच में जो इस स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से इस बॉन्ड पर खिंचाव पड़ा, इस बॉन्ड के खिंचाव से जो स्टेबिलिटी टेंशन क्रिएट हो जाती है सर, जो टेंशन क्रिएट हुई, जो बॉन्ड पे स्ट्रेच आई, उसकी वजह से जो हमने स्टडी किया, इसलिए हमने वर्ड यहाँ स्ट्रेन जोड़ दिया है। बाकी मीनिंग मतलब अगर स्ट्रेन स्टेरिक का वो मीनिंग अगर ढूंढा जाएगा और समझा जाएगा तो वही वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ रिपल्सन ही कंसीडर किया जाता है, वही फोर्स ऑफ रिपल्सन ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही किया जाता है। अब अगर हाइड्रोजन एटम है तो छोटा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, वहां मान के चलिए स्टेरिक स्ट्रेन बहुत कम हो जाएगा। और अगर सर ऐसा भी बोल सकते हैं हम कि हिंडर्ड मतलब पूरी तरह से रोकना, टेंशन क्रिएट होने की वजह से वो उसकी स्टेबिलिटी को लो कर देता है। जी 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 ठीक है। अब राजेश सर आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोले सर, मैं आपकी बात सुनना चाह रहा हूँ। सर ये जो स्टेरिक स्ट्रेन और टॉर्सनल स्ट्रेन होता है, दोनों अलग अलग चीजें होते हैं। नहीं वो तो दोनों अलग हो गए सर, वो तो मैं अलग बात कर रहा हूँ। मैं इस ग्रुप की वजह से बोल रहा था भाई, वो टॉर्सनल स्ट्रेन का मतलब तो ये होगा कि जो आमने सामने जो ग्रुप पढ़ रहे थे, एटम्स पढ़ रहे थे, उनकी कंडीशन चल रही थी, है ना सर। अब यहाँ पर एक चीज और भी है सर कि हम इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि जितनी भी फॉर्म बनेगी, चाहे वो गॉची फॉर्म हो और चाहे वो आपकी इक्लिप्स फॉर्म हो, चाहे फुल्ली इक्लिप्स फॉर्म हो, उनके अंदर टॉर्सनल स्ट्रेन और स्टेरिक स्ट्रेन ये दोनों कहीं ना कहीं काम करते हैं। लेकिन अगर फुल्ली इक्लिप्स फॉर्म है तो उसके अंदर ये दोनों मैक्सिमम एक्सटेंट तक काम करेंगे। ये चीज भी आपको नोटिस करनी पड़ेगी। मैं डायग्राम से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर टॉर्सनल स्ट्रेन और स्टेरिक स्ट्रेन, पिछली फिगर पे जा रहा हूं मैं, पिछली फिगर पे इसलिए जा रहा हूं क्योंकि यहाँ मुझे समझाने में आसानी होगी। ये बताइए फुल्ली इक्लिप्स फॉर्म है सर, ये फुल्ली इक्लिप्स फॉर्म है। इस फुल्ली इक्लिप्स फॉर्म में टॉर्सनल भी है और दूसरा आपका स्टेरिक स्ट्रेन भी है। दिखाई सर दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा? मैं दिखाऊं? यस सर दिखाई दे रहा है। अगर किसी भी मैडम भाई बहन को जरा भी कंफ्यूजन लग रहा हो तो आप बिल्कुल निसंकोच पूछिए, या तो दिखाई दे रहा है या नहीं, तो फिर नहीं के लिए तो मैं हूं, या आप में से और कोई बता देगा। सर एक बार बता दीजिए। एक बार बता देता हूं। देखिए सर, बलप्रीत मैडम आप बोलिए, मैडम को थोड़ा लगेगा कि नहीं, एक हमारे साथी ने सर ये जो दो CH3 साथ में दिख रहे हैं, इनकी वजह से क्योंकि बल्कीनेस है तो ये स्टेरिक हिंड्रेंस से स्ट्रेन हो जाएगा, और अलोंग द एक्सिस जो रोटेशन हुआ है उसकी वजह से टोर्जन अफेक्ट आया है, ये एंगल रोटेट होने की वजह से। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? वर्डिंग में थोड़ा और कुछ अच्छा करने की कोशिश अगर कोई कर सकता है, और कोई वर्डिंग अच्छा, अभी मैडम बता रहा हूँ, इनमें से पहले अपने भाई बहन को सुन लूं जल्दी से। जी गोपाल सर, राजेश सर, प्रभाकर सर और प्रिया जी, जिज्ञासा मैडम, जो भी हैं, बाकी और भाई बहन जो भी जल्दी बोलना चाहें, नीता जी, रश्मि कुमारी जी, कोई बोलना चाहे बोल दीजिए। देखिए चलिए सुनिए सर, आखिरी बोल रहा हूँ क्योंकि 10 बजे से मुझे टेस्ट भी आपको याद होगा लेना है और उस टेस्ट पे भी फोकस करना है, इसलिए 5 मिनट का समय खुद भी लूंगा और आपको भी दूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, स्टेरिक स्ट्रेन का मतलब हुआ कि जब ये एक दूसरे को रिपल करेंगे, जब ये एक दूसरे को रिपल करेंगे तो रिपल्सन से क्या होगा कि इनका जो ये है और ये, इन दोनों के बीच के में जो ऐसे बोलूं कि ये वाला बॉन्ड, इनके पीछे वाला बैक साइड में जाइए, इस बॉन्ड पर जो स्ट्रेन पड़ेगा उसको हम लोग देंगे नाम स्टेरिक स्ट्रेन, इन दोनों के रिपल्सन से। लेकिन इन दोनों के बीच का जो एंगल आपका इस तरीके से आएगा, जो एंगल आएगा जिसे हमने अभी आपने नोटिस किया था, यहाँ पिछली मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको यहाँ पर ले जाऊं मैं जरा अपनी,
रुक जाइए सर, 1 मिनट रुक जाइए सर, बस मैं अपनी पूरी बात कर लूं फिर आप बोल दीजिएगा। डाईहेड्रल एंगल में जो चेंज आने की वजह से, इन दोनों एटम्स के आने की वजह से जो चीज, जो रोटेशन हुआ, जो स्ट्रेन पैदा हुआ इस रोटेशन की वजह से, उसको हमने टॉर्सनल स्ट्रेन बोला। अब वर्मा जी बोलिए, अब बोलिए सर। मतलब कि जैसे हमारे मेथाइल ग्रुप जो है इसमें बीएन ब्यूटेन में, तो नहीं मतलब हाइड्रोजन भी कर रहे हैं, लेकिन मिनिमम और मैक्सिमम पे है। नहीं तो मतलब मेथाइल स्टेरिक हिंड्रेंस कर रहे हैं कि स्टेरिक स्ट्रेन कर रहे हैं? स्ट्रेन सल हिंड्रेंस की वजह से आ रहा है। बस वही, बस सही कह रहे हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से स्ट्रेन पैदा हो रहा है, सही बोल रहे हैं। तो बोथ आर डिफरेंट थिंग्स सर। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन आप मेरी शायद बात को एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। मैं इतना पूछना चाह रहा था कि स्ट्रेन और स्टेरिक हिंड्रेंस जो वर्ड है वो एक दूसरे से ही जनरेट हुए। ये मैंने क्लियर कर दिया था बाद में कि जब स्टेरिक हिंड्रेंस पैदा होगी तभी स्ट्रेन पैदा होगी। ये क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस पहले आई तभी स्ट्रेन आया, उससे पहले स्ट्रेन नहीं आया था। वर्ड तो दोनों एक दूसरे को अलग बात, ये बॉन्ड पे रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, ये आपस में रिपल्सन को, हिंड्रेंस आपस में रिपल्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये मैंने बोला भी था सर, आप उस चीज को थोड़ा सा फोकस करें, और अदरवाइज और कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना सर। अब चूंकि मैं यहीं पर रोकूंगा टॉपिक को, रोकने का सिर्फ पर्पज ये है कि मात्र 4 से 5 मिनट बचे हुए मेरे पास, और मैं आज आपका जो टेस्ट है वो अभी सर मैं इस पीडीएफ को आगे कंटिन्यू करूंगा, थोड़ी सी बची, ज्यादा नहीं बची, और बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी भी बची है, वो भी डिस्कशन कर लूंगा। लेकिन आप लोगों को 5 से 10 मिनट का समय मैं दे रहा हूं, आप अपने माइंड को सेटिस्फाई कर लीजिएगा। टेस्ट आज ऑनलाइन चूंकि नहीं लूंगा, कारण आपको बता देता हूं कि कारण ये कि आज न्यूमेरिकल भी है कुछ, मुझे लगा कि मैं न्यूमेरिकल लगा दूंगा तो हो सकता है आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएं, गड़बड़ कर जाएं, इसलिए मैंने आज का टेस्ट ऑफलाइन में रखने का मूड बनाया है। आपको लगभग 55 क्वेश्चन दूंगा, 55 क्वेश्चन दूंगा, 1 घंटे समय दूंगा, लेकिन आपसे मात्र 45 क्वेश्चन करवाऊंगा, 45, 10 क्वेश्चन आपसे आज छूट दूंगा। कारण सिर्फ ये कि न्यूमेरिकल्स है, मैं आपकी स्ट्रेंथ और पावर को देखना चाह रहा था। गोपाल सर मैं आपसे सर बोलिए सर। करिए सर। हाँ आवाज आ रही, बोल दीजिए सर, बोल दीजिए जल्दी से। सर मेरा जो डाटा है ना वो सर फिनिश हो गया, पता नहीं चलेगा नहीं चल पाएगा। अरे आप कोई बात नहीं, स्क्रीन शेयर भी नहीं। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, जिन लोगों का हो जाए उन्हें टेस्ट जरूर दीजिएगा, ठीक है ना। मैं अब व्हाट्सएप ग्रुप पे पहुंच रहा हूँ और फटाफट आपको पेपर सेंड कर रहा हूँ, आप रेडी रहिए। हाँ सर, हाँ सर, जी सर। गुड नाइट।